बच्चों आज का टॉपिक है माइकोराइजी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। ये यूनिट आपकी 5th यूनिट में ये है। इससे पहले हमने दो चीज़ें बात करी थी, मशरूम कल्टीवेशन एंड लाइकेन। तो तीसरा टॉपिक आपका माइकोराइजी है। इस लेक्चर के दौरान हम आज जो बात करने वाले हैं उसमें बात करेंगे कि व्हाट इज़ माइकोराइजा, इसकी डेफिनीशन क्या हो सकती है। इसके अलावा टाइप्स क्या क्या होते हैं माइकोराइजी के, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में डिफरेंस क्या होता है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए या ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइकोराइजा है क्या बेसिकली। तो देखिए, माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे लाइकेन में हमने बात की थी कि लाइकेन एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड एल्गा, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो माइकोराइजा इज द एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट्स कह सकते हैं इनको। जो माइकोराइजा टर्म है वो ग्रीक वर्ड है जिसमें माइकोज का मतलब होता है फंगस एंड राइजा मीन्स रूट्स। जो माइकोराइजा टर्म है वो ए.बी. फ्रैंक ने कॉइन करी थी और ये 1855 में इन्होंने टर्म दी थी। नेचर में यदि हम देखें तो मोर देन 80% ऑफ एंजियोस्पर्म एंड ऑलमोस्ट ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर नोन टू हैव माइकोराइजल एसोसिएशन। तो इससे आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉमन है ये, यानी कि मोस्टली प्लांट्स के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन पाई जाती है। इस पिक्चर में आप लोग समझ सकते हैं कि है बेसिकली क्या है। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक हायर प्लांट है, यानी कि वेस्कुलर प्लांट, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, और इसकी ये रूट्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर हैं। इधर इसी के पास में कोई फंगस है, ये मशरूम की फॉर्म में दिखा दिया है। कोई फंगस हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं उसकी फ्रूटिंग बॉडी हमें नज़र आए। इससे जो माइसीलियम है या हाइफी है, ये हाइफी रूट्स के साथ जुड़ जाते हैं और उससे क्या होगा, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो भोजन बना रहा है, वो भोजन की सप्लाई इन रूट्स के थ्रू इस मशरूम को मिलेगी, यानी कि फंगस को मिलेगी। और फंगस की मदद से क्या होगा, इस प्लांट को ज़्यादा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी। क्योंकि होता क्या है कि जो रूट्स का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से क्या होगा कि प्लांट जो है ज़्यादा मात्रा में वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो मेनली यदि हम देखें तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के बेस पे केवल दो ही तरह के माइकोराइजा माने जाते हैं, जिसमें एक है आपका एंडोमाइकोराइजा और जिसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं आर्बस्कुलर माइकोराइजा। इसका पुराना एक नाम था वैम, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। इसमें जो मेनली एसोसिएटेड हैं फंजाई एंडोगोन और राइजोफेगस है। इसी तरह से एक्टोमाइकोराइजा होता है जिसके अंदर लैकेरिया बाइकलर और एमेनिटा, ये कॉमन फंजाई हैं जिनके एसोसिएशन होती है। हालांकि ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स, माइकोराइजी कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टोमाइकोराइजी, एंडोमाइकोराइजी एंड एक्टेंडोमाइकोराइजी। तो यहाँ पे तीन टाइप्स की बात कर सकते हैं हम, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेस पे। तो इसमें एक एक करके हम बात करते हैं। इसके अलावा एक और जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हालांकि उन्होंने 7 टाइप्स के माइकोराइजा बताए, जिसमें एक आपका हो गया यही आर्बस्कुलर माइकोराइजा एएम, एक्टोमाइकोराइजा, एक्टेंडोमाइकोराइजा, आर्बिटॉइड, मोनोट्रोपॉइड, एरिकॉइड एंड ऑर्किडेसियस या फिर ऑर्किड माइकोराइजा इसको बोल देते हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो फंगल टैक्सा है वो कौन कौन सा है। इसमें मोस्टली आप देखेंगे कि जो माइकोराइजल एसोसिएशन में
बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और जाइगोमाइकोटा, ये मोस्टली ऐसी क्लासेस हैं, ऐसे फंजाई हैं जो एसोसिएटेड होते हैं। और प्लांट टैक्सा की हम यदि बात करें तो इसमें सभी प्लांट्स मोस्टली होते हैं, हालांकि ब्रायोफाइट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि टेरिडोफाइट से शुरू होकर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये मोस्टली सभी इन्वॉल्व हैं। ऑर्किडेसिस में स्पेशली ऑर्किड्स की बात की जाती है। इसमें इंट्रासेलुलर कोलोनाइजेशन किस किस में है, तो इसमें आपका आर्बस्कुलर में होगा, एक्टेंडो में होगा, आर्बिटॉइड में होगा, मोनोट्रोपाइड में होगा, एरिकॉइड में होगा और ऑर्किडेसिस में होगा। यानी कि केवल एक्टो को छोड़ के बाकी सभी में इंट्रासेलुलर होगा। यदि फंगल सीथ की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये आर्बस्कुलर में नहीं है, केवल एक्टो में, एक्टेंडो में प्रेजेंट या एब्सेंट इसकी बेसिस पे होगा, आर्बिटॉइड में प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकता है और मोनोट्रोपाइड में प्रेजेंट होगा। और यदि वेसाइकिल की बात करें तो केवल आर्बस्कुलर में वो प्रेजेंट हो सकती है, अदरवाइज सभी के अंदर एब्सेंट होती। तो हालांकि इतने ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंसेस नहीं है, तो मेन जो हम फोकस करने वाले हैं वो मेन टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा के अंदर सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे जो फंगल हाइफी का नेटवर्क है वो एक तरह से इंटरसेलुलरली अरेंज्ड होता है। यानी कि जो नेट है, जो हाइफी है, वो सेल्स के बीच में होता है, यानी कि सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा जो एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन है ये हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता, करीब 3% वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर ही ये पाई जाती है एसोसिएशन। और इसमें मोस्टली जो एसोसिएशन है वो बेसिडियोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना क्लास की फंजाई की होती है। अब दूसरा जो हम बात कर रहे थे एंडोमाइकोराइज, नाम से पता लगा, एक्टो का मतलब है आउटर साइड एंड एंडो का मतलब है इनसाइड। तो जैसे एक्टोमाइकोराइजा में आपको बताया गया कि वहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस है, यानी कि सेल्स के बीच में हार्टिक नेट पाया जाता है जो माइसीलियम या फंगल हाइफी है। लेकिन एंडोमाइकोराइजा जिसका दूसरा नाम आपको बताया गया था कि इसको हम आर्बस्कुलर माइकोराइजी कहते हैं, एएम, और इसको पहले हम वैम के नाम से जानते थे, यानी कि वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइज। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो मैं बात कर रहा था कि एंडोमाइकोराइजी में जो फंगल हाइफी हैं ये जो हैं इंट्रासेलुलरली पाए जाते हैं, यानी कि वो सेल्स में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोर देन 80% वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर एंडोमाइकोराइजी पाए जाते हैं। ये बेसिकली ऑब्लिगेट एंडोसिम्बायंट की फॉर्म में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल मेंटल या सीथ है वो या तो एब्सेंट होती है या फिर बहुत ही थिन होती है। और जो फंजाई या फंगल जो हाइफी हैं वो कॉर्टिकल सेल्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं और कई जगह वो क्लस्टर बनाते हैं और बाद में आर्बस्क्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा और मैं बता दूं कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, तो पहले हम ये मानते थे कि इनके अंदर सभी के अंदर वेसाइकल्स और आर्बस्क्यूल्स दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि सभी के अंदर वेसाइकल्स नहीं पाए जाते, लेकिन आर्बस्क्यूल्स सभी के अंदर पाए जा रहे हैं। आर्बस्क्यूल्स बेसिकली क्या हैं? आर्बस्क्यूल्स एक तरह से हॉस्टोरिया हैं जिनकी मदद से जो फंगस है वो अपना न्यूट्रिशन एक तरह से एब्जॉर्ब करता है होस्ट सेल से। और जो वेसाइकलें बेसिकली जहाँ कहीं भी पाई जाती हैं ये फूड स्टोरेज के लिए यूज होती हैं। हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तीसरा जो टाइप है एक्टेंडोमाइकोराइजा, नाम से पता लग रहा है इसमें एक्टोमाइकोराइजा भी आ गया और एंडोमाइकोराइजा भी आ गया।
तो ये दोनों के ही कंबाइंड कैरेक्टर इसमें होते हैं, यानी कि एक ही टाइप में यहाँ पे इंटरसेलुलर हाइफी भी पाए जाएंगे और इंट्रासेलुलर हाइफी भी पाए जाएंगे। और ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर पाया जाता है। मोस्टली जो है बेसिडियोमाइकोटिना ग्रुप की फंजाई यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। जो एक्सटर्नल हाइफी मेंटल सीथ है वो या तो बहुत थिन होता है, और जो फंगल हाइफी है, जो हार्टिक नेट जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो है इंटरसेलुलरली पेनिट्रेट करता है कॉर्टिकल सेल्स में। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इनका दोनों का डिफरेंस। तो यदि हम यहाँ पे देखें, देखिए दो इमेज हैं, पहले हम इसमें देख सकते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप देख पा रहे हैं। तो एक्टोमाइकोराइजा में आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक मेंटल या फंगल सीथ यहाँ पे बनी हुई है, जो कि बिल्कुल आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे जहाँ कहीं भी फंगल हाइफे पेनिट्रेट कर रहे हैं अंदर, वो सेल के बीच में कर रहे हैं, केवल सेल के अंदर नहीं कर रहे। और एंडोमाइकोराइजा में देखें तो यहाँ पे जो फंगल हाइफी हैं वो सेल के अंदर भी पेनिट्रेट कर गए, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम वेसाइकल कह रहे थे, कुछ वेसाइकल हो सकती हैं, और आर्बस्क्यूल यानी कि जिस थ्रू ये जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी का एक दूसरी इमेज आप ट्रांसवर्स सेक्शन में देख सकते हैं। तो जो एक्टोमाइकोराइजा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल एक थिक, यहाँ पे मेंटल एक सरफेस पे एक थिक सीथ बनी हुई है फंगल हाइफी की, और यहाँ पे सेल्स के बीच में ये पेनिट्रेट करके जा रहा है। तो सेल के बीच में है, यानी कि इंटरसेलुलरली प्लेस्ड है ये। लेकिन इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे ये सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जा रहा है, और यहाँ से यही स्ट्रक्चर हैं जिनसे जो है ये आसानी से जो न्यूट्रिशन है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। जो एक्टोएंडोमाइकोराइजा है उसके अंदर दोनों के कंबाइंड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, यानी कि कुछ पोर्शन ऐसा हो सकता है कि जो फंगल सीथ की फॉर्म में हो, और कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो कि जिसमें फंगल हाइफे अंदर की ओर सेल्स में पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। अब दोनों के यदि हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए जो एक्टोमाइकोराइजा है, यहाँ पे जैसा आपको बताया गया कि फंजाई जो है वो होस्ट सेल के बाहर की तरफ एसोसिएशन बनाता है, और पेनिट्रेट इसमें फंगल हाइफी नहीं करते हैं। लेकिन एंडोमाइकोराइजा में जो फंगल हाइफी हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं और आर्बस्क्यूल्स और वेसाइकल्स बनाते हैं। यहाँ पे एक्टोमाइकोराइजा में ये मोस्टली टेम्परेट फॉरेस्ट ट्रीज के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म आते हैं। और यदि इसकी बात करें एंडोमाइकोराइजा, तो ये सभी तरह के प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड पाया जाता है। एक्टोमाइकोराइजा में एक मेंटल या सीथ बनाते हैं सरफेस के चारों तरफ, रूट सरफेस के चारों तरफ, और उसके बाद उससे जो है ये ग्रो करके सॉइल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो एक आउटसाइड में ये लूज नेटवर्क बनाते हैं हाइफी का, और उसके बाद वो एक्सटेंसिवली ग्रो करते हैं, और इसके बाद जो कोर्टेक्स सेल हैं होस्ट प्लांट की, उनके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। इसके अलावा यदि हम डिफरेंस की बात करें तो जो एक्टोमाइकोराइजा है इसको हम सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर कल्चर कर सकते हैं, लेकिन जो एंडोमाइकोराइजा है इसको हम सिंथेटिक मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्टोमाइकोराइजा का जब भी इन्फेक्शन रूट के अंदर होगा, क्योंकि आउटर सरफेस पे हो रहा है, तो ये मॉर्फोलॉजी उसकी कुछ थोड़ी बहुत चेंज कर देता है, जो आउटर सरफेस है उसको डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि आउटर सरफेस पे ज़्यादा नहीं है उसका इन्फेक्शन, अंदर की तरफ है, तो इसलिए ज़्यादा मॉर्फोलॉजी में चेंज नहीं होता है। अब लास्ट में बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, कि माइकोराइजा का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़, जैसा आपको बताया गया था कि जो रूट्स का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है इससे। तो ज़्यादा सरफेस एरिया जितना होगा इतना ही ज़्यादा प्लांट
मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट यही है कि माइक्रोराइजी जो है वो फर्टिलाइज़र एक तरह से एब्जॉर्प्शन को ऑप्टिमाइज करता है, और ख़ास तौर से ऐसे फर्टिलाइज़र जो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते, जैसे फॉस्फोरस है, तो उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा दूसरी बात करें, क्योंकि अब प्लांट का जो सरफेस एरिया है रूट्स का वो ज़्यादा हो गया है और वो ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसलिए जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो प्लांट जो है हेल्दी होगा, विग्रस होगा, और उसकी वजह से उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा माइकोराइजल एसोसिएशन की वजह से जो प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर से जब हम उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसको आसानी से वाटर और मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ये जो है इसकी वजह से क्रॉप की ईल्ड और क्रॉप की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा अच्छी ग्रोथ की वजह से जो डिजीज है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलता है। और इसके अलावा माइकोराइजा जो है वो सॉइल क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और इवन न्यूट्रिएंट साइकिल को भी इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ एक तरह से सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो इसके अंदर आज इतना ही।